Student, today we will start unit electrochemistry 2. This is the last unit of your physical chemistry. हमें पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है. ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री डील्स विद रिलेटिंग बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल फिनोमिना. आज हम करेंगे बेटा कोलार्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस. कोलार्स एक साइंटिस्ट थे. उन्होंने कहा कि हर आयन किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के टोटल कंडक्टेंस में अपना कुछ पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन देता है. फॉर एग्जांपल, मान लो आपका इलेक्ट्रोलाइट है KCl. हमने इसका कंडक्टेंस मेजर कर लिया, मोलर कंडक्टेंस कह सकते हैं. कैसे करेंगे उसको हम एक्सपेरिमेंटली, ये ग्राफ आता है जो हमारा, इसको हम क्या करते हैं 0 तक एक्स्ट्रापोलेट करते थे और वहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया इनफाइनाइट डाइल्यूशन. तो हमारा कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है KCl. फॉर एग्जांपल, इसका मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आया मान लो 150 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. ठीक है. अब कोलार्स ने ये कहा कि ये जो KCl है इसका जो मोलर कंडक्टेंस 150 आया है, इसमें K पॉजिटिव का एक पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन है और Cl नेगेटिव का एक पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन है. फॉर एग्जांपल, K पॉजिटिव की वजह से इसका कंडक्टेंस है मान लो 80 और Cl नेगेटिव की वजह से इसका कंडक्टेंस फिर कितना रह गया 70. ये बात पहले उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, फिर कंट्रीब्यूट किया कि हर इलेक्ट्रोलाइट का एक पर्टिकुलर कंडक्टेंस होगा, उस कंडक्टेंस में हर आयन का एक पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन होगा. तो इसी बात को हम देखते हैं. कोलार्स कंक्लूडेड दैट ईच आयन मेक्स ए डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टू द टोटल मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ अदर आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. यानी कि दूसरे आयन का कोई भी नेचर हो. जैसे कि हमने KCl का कैलकुलेट कर लिया 150 और K पॉजिटिव ने मान लो कंट्रीब्यूट किया हमारा 80. ठीक है. तो ये जो K पॉजिटिव है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे KBr का मैं कैलकुलेट कर रही हूँ और KBr का फॉर एग्जांपल 140 आ गया. तो 140 में K पॉजिटिव का फिक्स रहेगा, यानी कि K पॉजिटिव का कंट्रीब्यूशन 80 ही रहेगा. तो यहाँ से Br नेगेटिव का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 60. तो हर आयन का अपना फिक्स कंट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रोलाइट के टोटल कंडक्टेंस में. तो कोलार्स लॉ क्या कहता है, वो ये कहता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइट. कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस किसका इक्वल होता है सम ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायन प्लस एनायन each multiplied by number of ion in the formula unit. जैसे मैं बात करती हूँ NaCl की, तो ये क्या है लैम्डा मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट NaCl. ये 0 क्या है इनफाइनाइट डाइल्यूशन विच इज़ इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस ऑफ Na पॉजिटिव यानी कि कैटायन प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और ईच मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट. अब इस फार्मूला यूनिट में एक Na पॉजिटिव आयन है और एक Cl नेगेटिव आयन है. तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1 से मल्टीप्लाइड है. ठीक है. दूसरा एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं BaCl2. तो इस फार्मूला यूनिट में एक Ba2 पॉजिटिव आयन है प्लस 2 Cl नेगेटिव आयन है. तो अब हम कैलकुलेट करेंगे मोलर कंडक्टेंस ऑफ BaCl2 इलेक्ट्रोलाइट का. तो किसके इक्वल होगा मोलर कंडक्टेंस ऑफ बेरिलियम प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव ईच मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट. तो बेरिलियम के कितने आयन हैं 1. तो इसको क्या करेंगे 1 इंटू दिस. और क्लोराइड के कितने आयन हैं 2. तो ये 2 से मल्टीप्लाई. तो जितने भी आयन होंगे उस फॉर्मूला यूनिट में
उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मोलर कंडक्टेंस है। तो आप इस स्टेटमेंट को देखें, हम कोलार्स लागू, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एंड एनायन ईच मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट। फॉर एग्जाम्पल आपका इलेक्ट्रोलाइट है AX/BY, तो यहाँ से मोलर कंडक्टेंस क्या आएगा इन टर्म ऑफ आयंस, x क्या है नंबर ऑफ आयन ऑफ कैटायन, x मल्टीप्लाइड बाई मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायन Y पॉजिटिव होगा इसके ऊपर चार्ज, प्लस Y नंबर ऑफ आयंस है, मल्टीप्लाइड बाई मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनायन BX नेगेटिव। देखिए फिर से करते हैं इसको, BaCl2, ठीक है। तो ये Ba2 पॉजिटिव है, ये 2Cl नेगेटिव है। इसको AXBY की फॉर्म में देखेंगे तो X इसके लिए कितना है 1, बेरिलियम 1 है तो यहाँ पे 1, और AY पॉजिटिव इसके ऊपर चार्ज कितना है 2, और ये हमारा Y है तो इसके ऊपर ये 2 चार्ज, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है X लैम्डा नोट AY पॉजिटिव, ये क्या है Y पॉजिटिव। इन द सेम वे Y लैम्डा नोट BX नेगेटिव, यानी कि 2 इंटू X क्या है, यहाँ पे ये एक नंबर है बेरिलियम का तो 1 नेगेटिव चार्ज। ये हमें पता है, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है, आयनिक कंडक्टेंस है कैटायन का, ये लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टेंस है एनायन का। ये हम एग्जांपल कर चुके हैं कि Na पॉजिटिव का हम इस तरह से लिखेंगे, Ba पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का इस तरह से लिखेंगे। बेटा कोलार्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत चांसेस हैं कि आपके एग्ज़ाम में आए। इससे रिलेटेड ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल यू हैव टू सॉल्व इन योर नोटबुक। अब कोलार्स लॉ को करेंगे इन टर्म ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के केस में क्या होता है, आपको नंबर ऑफ आयन से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनायन, सिर्फ उनके सम के इक्वल होता है। कोफिशिएंट से नंबर ऑफ आयन से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता जैसे मोलर कंडक्टेंस में आपको करना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द सम ऑफ द टू वैल्यू, वन डिपेंडिंग अपॉन कैटायन एंड अदर डिपेंडिंग अपॉन द एनायन। एक कैटायन पे डिपेंड करेगी, एक एनायन पे, और किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जब हम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं तो वेट बाय वैलेंसी करते ही हैं। अब ये जो लॉ है कोलार्स लॉ, इसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन कहा जाता है। उसका रीज़न क्या है, हम डिस्कस करते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है तो उसका मतलब क्या है कि आयंस का इंटरेक्शन नहीं है। मैंने आपको बताया था कि मान लो Na पॉजिटिव आयन है तो वो Cl नेगेटिव आयन से सराउंडेड हो जाता है, लेकिन बिल्कुल डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है तो क्लोराइड आयन बिल्कुल दूर दूर हैं, तो N पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का कोई इंटरेक्शन नहीं है, यानी कि एसिमेट्रिक इफेक्ट कह सकते हो या रिलैक्सेशन इफेक्ट इस पे लाइन नहीं करता। तो जो भी माइग्रेशन है वो आयन की नेचुरल टेंडेंसी की वजह से है, इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, यानी कि किसी भी आयन का माइग्रेशन अपोजिटली चार्ज आयन की वजह से अफेक्ट नहीं होता। अफेक्ट नहीं होने का रीज़न क्या है, क्योंकि इंटर आयनिक इंटरेक्शन नहीं है बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन होने की वजह से, इसलिए इसको कहा जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस से कैसे रिलेटेड है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू, या कैटायन कह सकते हैं या एनायन कह सकते हैं, क्या करेंगे, मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन कैटायन एंड स्टोइकोमेट्रिक नंबर ऑफ कैटायन। इन द सेम वे एनायन का कैसे रिलेटेड होगा, मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एनायन डिवाइडेड बाय, ये क्या है, चार्ज ऑन एनायन एंड स्टोइकोमेट्रिक नंबर ऑफ एनायन। ये जो है
वी पॉजिटिव जेड पॉजिटिव, वी पॉजिटिव जेड पॉजिटिव, ये बेसिकली क्या होती है, वैलेंसी होती है। जैसे BaCl2 है, तो मैं B2 पॉजिटिव की बात करूँगी, तो V पॉजिटिव क्या है, नंबर, तो बेरियम 2 पॉजिटिव, इसमें क्या है, 1 है नंबर में, और इसके ऊपर चार्ज कितना है, 2, तो इसका V पॉजिटिव जेड पॉजिटिव कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब मैं एनायन की बात करती हूँ, एनायन के केस में स्टोइकोमेट्रिक नंबर कितना है, 2, चार्ज कितना है, 1, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 2। तो ये वैलेंसी होती है एक तरह से, तो जो मोलर कंडक्टेंस होगा उसको आप वैलेंसी से डिवाइड कर देंगे, वो क्या होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी हो गया। जैसे सिंपल फॉर्म में अगर आप V+ और Z+ की फॉर्म में नहीं करना चाहते तो क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्वल्स टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज ऑन कैटायन, या तो चार्ज पे जितना, कैटायन पे जितना चार्ज है, या एनायन पे जितना चार्ज है, या उस चीज़ को हम दूसरा क्या कहते हैं, वैलेंसी या एन फैक्टर, दोनों ही चीज़ में से कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे आपका है सोडियम पोटेशियम ऑक्सलेट, तो इसमें क्या है, ऑक्सलेट आयन है, ठीक है, 2 नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर। ऑक्सलेट आयन के ऊपर क्या है, जैसे ये आपका आयन है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, और इसके ऊपर कितना चार्ज हो गया, 2 नेगेटिव, Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव अटैच होते हैं इसके साथ, तो बैलेंस इनकी कितनी हो गई, 2 हो गई। अब हम करते हैं आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय आयन इन सेंटीमीटर पर सेकेंड अंडर अ पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। अगर आपने एक सोल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट का, उस पर आपने पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का अप्लाई किया पर सेंटीमीटर में, तो जिस स्पीड से आयन मूव करता है उसको आप क्या कहते हैं, आयनिक मोबिलिटी। यानी कि मैं कहती हूँ किसी भी कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी जो स्पीड है वो क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। उसका मतलब क्या है, वो 1 सेकेंड में 10 मीटर ट्रेवल कर सकता है, इसका मतलब ये है। तो आयनिक मोबिलिटी, देखिए आयनिक मोबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, देखिए आयनिक मोबिलिटी स्पीड ऑफ आयन से कैसे रिलेटेड है, आयनिक मोबिलिटी इक्वल्स टू स्पीड ऑफ आयन अपॉन पोटेंशियल ग्रेडियंट अप्लाइड। अब मैंने इसको 1 कर दिया है पोटेंशियल ग्रेडियंट को, तो जो स्पीड ऑफ आयन है वो क्या है, आयनिक मोबिलिटी से सीधा इक्वल हो गया, यही तो हमने बोला है डेफिनेशन में। तो देखिए स्पीड ऑफ आयन किससे रिलेट करती है, आयनिक मोबिलिटी से। जितनी ज़्यादा आयनिक मोबिलिटी होगी उतना ज़्यादा एक आयन का कंट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस में। या आयनिक मोबिलिटी के लिए हम क्या बोल सकते हैं, आयनिक कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय 96500। ये क्या है, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से आया है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट आयन डिस्चार्ज होने पे कितना करंट जनरेट होता है, 9655 कूलम्स। अब हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोलर आयनिक कंडक्टेंस। ये हम कर चुके हैं, आयनिक कंडक्टेंस मैं बता चुकी हूँ बेटा। एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट का कोई मोलर कंडक्टेंस आया, मान लो 150 आया, तो K पॉजिटिव उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, मान लो उसने 80 कंट्रीब्यूट कर दिया, Cl नेगेटिव ने मान लो 70 कंट्रीब्यूट कर दिया। तो किस पे डिपेंड करता है, K पॉजिटिव की स्पीड ज़्यादा है, Cl नेगेटिव की कंपैरिजन में स्पीड कम है, यानी कि स्पीड पे डिपेंड करता है मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ आयन, और फिर उस पर डिपेंड करता है आयनिक कंडक्टेंस ऑफ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट। जितनी ज़्यादा किसी आयन की स्पीड होगी उतना ज़्यादा उसका मोलर आयनिक कंडक्टेंस होगा, फिर उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टेंस में कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये क्या है बेटा, लैम्डा C नोट कंडक्टेंस, मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कैटायन, वो किससे डिपेंड करेगा, स्पीड पे या आयनिक मोबिलिटी बोल सकते हैं। इन द सेम वे मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एनायन किससे रिलेट करेगा, मोबिलिटी ऑफ एनायन। तो इन जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को घटाएंगे तो हमारा क्या आता है, K आता है। तो लैम्डा नोट C ऑफ, यानी कि मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कैटायन इज इक्वल टू K इंटू म्यू C नोट। ये क्या है, आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी कब, जब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो अब ये जो यूनिट है, ये जो इक्वेशन है, मान लो इसको मान लो आप 1, इसको मान लो 2, तो 1 को आपने 2 से डिवाइड कर दिया है, तो क्या हो गया, लैम्डा C नोट डिवाइडेड बाई लैम्डा A नोट
विच इज़ इक्वल टू यू सी नोट अपॉन यू ए नोट। ये क्या है, मोबिलिटीज़ है, और ये क्या है, आयनिक कंडक्टेंस है। अब दोनों तरफ 1 1 ऐड कर दिया है। 1 ऐड करने से ये टर्म ये बन जाएगी और ये टर्म ये बन जाएगी। आप इनको इन्वर्स कर दो। इन्वर्स करने से क्या होगा, ये क्या है, लैम्डा ए नोट डिवाइडेड बाई लैम्डा सी नोट प्लस लैम्डा ए नोट विच इज़ इक्वल टू यू ए नोट अपॉन यू सी नोट प्लस यू ए नोट। ये आपको पता है ट्रांसपोर्ट नंबर है एनायन का, हमने पिछले लेक्चर में ये किया था। तो यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन पुट कर दिया। अब जो मोलर कंडक्टेंस है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एनायन प्लस स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अगर वहाँ पे हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करें तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए हम क्या सीधा ऐड करते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनायन विच इज़ इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो उसके लिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए हमें नंबर ऑफ आयन से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता। तो मान लो अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मेजर करें तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनायन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। वो किसके इक्वल है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन। तो इसको आप इधर ले जाओगे इक्विवेलेंट कंडक्शन को इस साइड, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, ये क्या होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनायन इज इक्वल टू ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग दैट आयन। इन द सेम वे कैटायन का भी ऐसे निकालेंगे, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हैविंग दैट कैटायन, और इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस ऑफ आयन इज इक्वल टू ट्रांसपोर्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग दैट आयन। तो हम यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यूज़ करेंगे, मोलर कंडक्टेंस यूज़ करेंगे तो फिर हम उसी हिसाब से मोलर कंडक्टेंस निकालेंगे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज़ करके। तो हमारे लिए इजी किस में रहेगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में। अब हम करेंगे इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी ऑन सॉल्वेंट ऑन आयनिक कंडक्टेंस। वेल्डेन रूल है बेटा, ये भी इम्पोर्टेंट है, छोटा सा ही है। हमें पता है हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट लेते हैं, उसमें इलेक्ट्रोलाइट को डिसोल्व करते हैं और फिर हम इलेक्ट्रोड डालते हैं, करंट पास कराते हैं, तो विस्कोसिटी भी अफेक्ट डालती है। अगर विस्कोसिटी ज़्यादा होती है तो आयन की मोबिलिटी कम होगी, मोबिलिटी कम होगी तो कंडक्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो सॉल्वेंट की विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी कम आयन की मोबिलिटी होगी, उतना कम उसका आयनिक कंडक्टेंस होगा। तो जो वेल्डेन थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या देखा, ये क्या है, कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई, ये क्या है, कांस्टेंट है किसके लिए, विस्कोसिटी के लिए, ये किस एक कांस्टेंट आता है। इन द सेम वे एनायन के लिए ये कांस्टेंट आता है। इसका मतलब क्या है, ये मान लो ये टर्म क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर विस्कोसिटी ये n बढ़ गया तो लैम्डा क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर n कम हो गया तो लैम्डा इंक्रीज़ हो जाएगा। इनका रिजल्ट वही रहेगा। मान लो इसका सम क्या है, 60 है मान लो, तो अगर, और ये यहाँ पे है 15 वैल्यू इसकी और इसकी है 4 वैल्यू, तो 15 इंटू 4 क्या है, 60 रहेगा। अगर मान लो आपने विस्कोसिटी बढ़ा दी, n की वैल्यू बढ़ गई, मान लो ये 5 हो जाएगी, तो जो आपका कंडक्टेंस है वो कम हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मान लो सम 60 ही रहेगा। तो विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो आयनिक कंडक्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो ये चीज़ कैसे कह सकते हैं वेल्डेन रूल में, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय विस्कोसिटी कोफिशिएंट, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इस सेम चीज़ को, मैथमेटिकल चीज़ को, प्रोडक्ट ऑफ लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एन आयन एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम इज कांस्टेंट, और प्रोडक्ट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ मीडियम इज कांस्टेंट। या तो आप इसको आयन की फॉर्म में बोल दो या आप इसको इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में बोल दो। ये क्या रहेगा, इन दोनों का सम, विस्कोसिटी के कोफिशिएंट का
और कंडक्टेंस का जो मल्टीप्लिकेशन है, जो प्रोडक्ट है, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जो वेल्डन रूल है ये सिर्फ बड़े साइज़ के आयन के ऊपर एप्लीकेबल है। अगर आयन का साइज़ बड़ा होगा तो आपका वेल्डन रूल एप्लीकेबल होगा, अगर आयन का साइज़ छोटा होगा तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पे साइज़ छोटा होता है वहाँ पे सॉल्वेशन हो जाता है, वाटर ज़्यादा सॉल्वेशन करता है। अगर वाटर के अलावा कोई सॉल्वेंट है तो ये फिर भी एप्लीकेबल है, अदरवाइज़ वेल्डन रूल एप्लीकेबल नहीं रहेगा। ज़्यादातर बड़े आयन के केस में ही एप्लीकेबल रहेगा, छोटे आयन के केस में एप्लीकेबल नहीं रहेगा। थोड़े बहुत सिमिलर रिजल्ट तब रहेंगे जब वाटर सॉल्वेंट नहीं रहेगा, डेविएशन वहाँ भी रहेगा। अब हम करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ आयनिक कंडक्टेंस। आयनिक कंडक्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ होता है, क्योंकि काइनेटिक जो स्पीड है आयन्स की वो बढ़ जाती है, और फिर उनको क्या है, इलेक्ट्रोड के थ्रू एक पर्टिकुलर पोल पे डायरेक्ट ही करना है, तो कंडक्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से। प्रेशर इंक्रीज़ करने से डिक्रीज़ होगा, क्योंकि अगर आप सिस्टम पे प्रेशर इंक्रीज़ करोगे सोलवेंट के पार्टिकल पास पास आएंगे, विस्कोसिटी बढ़ेगी, विस्कोसिटी बढ़ने से क्या होता है, कंडक्टेंस डिक्रीज़ होता है। तो ये टेम्परेचर और प्रेशर के इफेक्ट है। इनफ फॉर टुडे बेटा, थैंक